हेलो स्टूडेंट, आज हम अगली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 10 साइंस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट चल रहा है। इसका आज सेकंड पार्ट है एक तरह से, क्योंकि जो शुरुआती जो पार्ट थे उनमें तो मैंने 9th वाला बेसिक पढ़ाया था और इससे पहले जो वीडियो है उसके बाद ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस नियम को समझेंगे। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। ये नियम ये कहता है कि जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है मतलब बदलता नहीं है, और बदलता नहीं है मतलब न तो उत्पन्न होता है और न ही खत्म होता है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। जो भी नए पदार्थ बनते हैं वो पदार्थ पुराने पदार्थों से मिलकर ही बनते हैं। या फिर एक तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कल बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी हमने, जैसे कि एक बताता हूँ मैं, C+O2, इससे मिलकर क्या बना CO2। ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि जो कोई रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अतः द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रखना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षित रखना पड़ता है, इस बात को एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में इस तीर के निशान के बाईं तरफ और तीर के निशान के दाएं तरफ जितने परमाणु होते हैं, जितने तत्व होते हैं, उनकी संख्या बराबर होती है। उनकी संख्या बराबर होती है। जैसे इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितनी होगी 2। इधर कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन कितने होंगे 1। इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में परमाणु की संख्या समान होगी। परमाणु की संख्या समान होने से क्या होगा, इधर जितना द्रव्यमान होगा परमाणुओं का, तीर के निशान के इस तरफ भी परमाणु का द्रव्यमान उतना ही होगा, मतलब बराबर होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में बहुत सारी रासायनिक समीकरणें होंगी, उन्हें संतुलित करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। नहीं विनाश होता है। या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के
परमाणु एवं तत्वों की संख्या उत्पाद के परमाणु या तत्वों के बराबर होती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो कोई अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में अभिकारक में जितने परमाणु मौजूद है उत्पाद बनने के बाद उत्पाद में भी उतने ही परमाणु होंगे। अब यदि कोई रासायनिक समीकरण है, उस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में तत्वों या परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उन्हें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए उस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। बराबर नहीं है, कोई समीकरण है जिसमें परमाणुओं की संख्या क्रियाकारक मतलब अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं है, अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने परमाणु उत्पाद में नहीं है, तो वो समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाती है। और उस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम एक से सबसे सरल विधि हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण लिख लेते हैं, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कल हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, और रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें कुछ तत्वों के प्रतीकों और चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यदि उस समीकरण को और ज़्यादा सूचनाबद्ध बनाना हो, और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना हो, तो उसके लिए हमें उनकी भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा उपयुक्त परिस्थिति जैसे ताप दाब उत्प्रेरक भी लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने कोई समीकरण लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इस सर मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या लिखी मैंने, समीकरण लिखी। इस समीकरण में शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए क्या कहलाएगी, शब्द समीकरण। अब इसे रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे पहले तो देखो, मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। फिर ये तीर का निशान लगाना है। तीर का निशान बताता है कि अब उत्पाद बनेंगे। तीर के निशान के इस तरफ क्रियाकारक या फिर अभिकारक होंगे और इस तरफ उत्पाद होंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO होता है, जो हमने बनाना सीख लिया कैसे बनता है पिछली क्लासों में। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर MgO बनाता है। अब इस समीकरण में हम देखते हैं कि तत्वों या परमाणुओं की संख्या कम ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में जितने परमाणु हैं अभिकारक में भी उतने परमाणु होने चाहिए। तो चेक करते हैं, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, चलो ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इस ऑक्सीजन को भी 2 बनाना पड़ेगा। इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, पहले यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1।
या फिर डायरेक्ट लिख लो असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम इसके आगे 2 से गुणा करेंगे। तो ये ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन 2 हो चुकी है। लेकिन 2 से जैसे हमने गुणा किया तो गुणा करने के बाद ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो गई। अब मैग्नीशियम इधर 2 बन गए तो इधर भी मैग्नीशियम 2 होने चाहिए। इधर मैग्नीशियम को 2 करने के लिए, इधर मैग्नीशियम को 2 करने के लिए इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए जो संतुलित समीकरण बनेगी, क्या बनेगी? संतुलित समीकरण वो क्या होगी? ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2, इससे मिलकर क्या बना? ट्वाइस ऑफ MgO। तो इस तरीके से कोई रासायनिक समीकरण संतुलित की जाती है। ये तो आसान समीकरण थी, इसलिए आसानी से संतुलित हो गई। अब यदि यहाँ पर 2, 3, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर होते परमाणुओं के, तो उनको संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है? जिस तरफ, चाहे वो उत्पाद की तरफ हो चाहे अभिकारक की तरफ हो, जिस तरफ जिस परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ से शुरुआत करने हैं। जैसे कि यहाँ पर Mg 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखना है दोनों तरफ, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। इधर डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चलते चलेंगे जब तक संतुलित ना हो जाए। तो ये समीकरण इस तरह से संतुलित हो गई। अब एक और समीकरण लिखता हूँ। हो सकता है कोई समीकरण पहले से संतुलित हो, तो फिर वो उसे डायरेक्ट लिखा जाता है, ये संतुलित समीकरण है पहले से ही। अब देखो एक और समीकरण लिखता हूँ मैं। ये लिखा मैंने CaO प्लस H2O, इससे मिलकर क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये मैंने एक समीकरण लिखी। इस समीकरण के यहाँ पर तीर का निशान है, इसका मतलब ये दाएं तरफ कौन है? दाएं तरफ होगा उत्पाद, और बाएं तरफ कौन है? बाएं तरफ क्रियाकारक है। चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा? इधर 2 हाइड्रोजन दिख रहे, इधर भी 2 दिख रहा है, 2 ज़्यादा नंबर है। कहीं से शुरुआत कर लो, इधर से कर लो। ये इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर कितना हाइड्रोजन है? इधर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर ऑक्सीजन है 2, 1, 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर भी ऑक्सीजन 2 है। कैल्शियम भी 1 है के, मतलब ये समीकरण पहले से संतुलित है। ये क्या है? संतुलित समीकरण। अब बहुत सी बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? कि इनमें ऑक्सीजन बराबर है या नहीं। तो उसके लिए हम एक सारणी बना सकते हैं, जैसे कि एक तरफ लिख लेंगे क्रियाकारक, एक तरफ लिख लेंगे उत्पाद। इस ऊपर वाली समीकरण के लिए बना रहा हूं मैं। एक तरफ लिख लेंगे क्रियाकारक, एक तरफ लिख लेंगे उत्पाद। अब इस समीकरण में क्या क्या है? इस समीकरण में Mg है और एक क्या है? ऑक्सीजन। अब तीर के निशान की इधर क्रियाकारक होते हैं। चेक करो, मैग्नीशियम कितना है? 1। इधर कितना है? इधर 1, ठीक। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। इधर कितना है? 1। मतलब क्रियाकारक इधर तो बराबर है उत्पाद की, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को संतुलित करने के लिए हमने ऐसा बनाया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 होगी, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 होगी, है ना। ये यहाँ बना लेता हूँ मैं। पहले इस समीकरण को मिटा दूँ। अब इस समीकरण के लिए देखो, ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है, और ये वापस मैग्नीशियम है और फिर ये
ऑक्सीजन है। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने, क्रियाकारक की तरफ 2, उत्पाद की तरफ भी 2, ऑक्सीजन कितने 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बराबर, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बराबर। जब ऐसा आ जाए तो वो समीकरण संतुलित हुई। पहले वाली समीकरण पहले से संतुलित थी, उसके लिए भी ऐसे बना के देख सकते हैं हम। अब अगली समीकरण की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है फेरस सल्फेट, ये FeSO4 है, ये टूटा किस में टूटा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक, अब इसमें चेक करेंगे कि उत्पाद कितने हैं, उत्पाद में जितने परमाणु हैं उतने परमाणु क्रियाकारक में है या नहीं है। देखो तो एक सारणी बना लो, इसमें Fe दिख रहा है, S दिख रहा है, O दिख रहा है, ये 3 तत्व दिख रहे हैं। तो एक सारणी बना के चेक करते हैं। एक तरफ लिखेंगे अभिकारक, एक तरफ लिखेंगे उत्पाद। किन किन के बारे में देखना अपने को, यहाँ पर तत्व लिख लो, है ना। देखो Fe है, एक S है, एक O है, ये दिख रहा है, ठीक है। Fe इधर कितना है, 1, इधर चेक करो, इधर कितना है, 2 है, आगे नहीं है, मतलब इधर Fe 2 है। सल्फर, सल्फर इधर 1 है, 1 लिख दो, इधर मुझे 2 सल्फर दिखाई दे रहे हैं, 2 सल्फर है। ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3, 2, 5, 6, 7, 8। इधर ऑक्सीजन की संख्या 8 है, इधर Fe 1 है, इधर S 1 है। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए, इस समीकरण, अब देखो ना, अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर नहीं हो रही है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए ये समीकरण असंतुलित समीकरण है। इसे अब हमने संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है, FeSO इनमें से जो तत्व या परमाणु सबसे ज़्यादा संख्या में है उसे पकड़ेंगे, उसे पकड़ने के बाद उसे संतुलित करने की शुरुआत करेंगे। तो देखो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो इधर ऑक्सीजन देखो कितनी है, 3, 2, 5, 6, 7, 8 है, इधर 4 ही है। इधर मैं क्या करूँ कि यह 8 हो जाए, 4 है, 2 से गुणा कर दूं तो ये 8 हो जाए, 2 से गुणा करने के बाद 8 हो जाए। तो यहाँ इस ऑक्सीजन को 8 करने के लिए मुझे इस पूरे सूत्र को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो उसकी संख्या 8 होगी। लेकिन पहले लिख लो, ये है FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 8, इधर 4 है, इसे 2 से गुणा कर दूंगा। ऑक्सीजन कितनी हो चुकी है, ऑक्सीजन हो चुकी है 8, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में S भी डबल हो गया, Fe भी डबल हो गया। देखो अब इधर Fe देखो, Fe इधर 2 दिखाई दे रहे हैं, इधर Fe 2 है, Fe भी अब संतुलित हो चुके हैं। इधर सल्फर 2 हैं, क्योंकि ये 2 इस S से भी गुणा हो रहा है, इस O4 से भी गुणा हो रहा है, इस E से गुणा नहीं हो रहा है। ये Fe पूरा एक अलग तत्व है, S अलग है, O अलग है। जब भी तत्व लिखा जाता है, यदि मैंने लिखा N तो ये सोडियम होगा, N के बाद में अगला अक्षर छोटा है तो ये सोडियम होगा। अगर मैंने लिखा C तो ये कार्बन होगा, मैंने लिखा Ca तो ये कैल्शियम होगा। इसी प्रकार यदि मैंने लिखा C तो ये कार्बन होगा, इसके पास में मैंने छोटा O लगा दिया तो अब ये कोबाल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोबाल्ट। लेकिन C के साथ में मैंने बड़ा O लिखा तो बड़ा O का मतलब ये कोई दूसरा तत्व है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसलिए इसका नाम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कि कोबाल्ट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब देखो ये समीकरण संतुलित हो चुकी है, इसको चेक कर सकते हैं एक बार और अपन, संतुलित हुई नहीं हुई। इसी तरीके से यहाँ भी वो बना के देख लें।
अभिकारक, उत्पाद, क्या क्या इसमें Fe है, AS है और A है। इधर Fe कितने हैं? 2 अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ भी Fe 2 ही है। इधर सल्फर कितने हैं? 2। इधर सल्फर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन चेक करो, 8, 4 दूनी 8, इधर 3 2 5 3 8, 2 के बराबर 2, 2 के बराबर 2, 8 के बराबर 2, मतलब जितने परमाणु या तत्व हैं वो संतुलित हो चुके हैं। इसलिए समीकरण क्या कहलाएगी? संतुलित समीकरण। और कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं जो असंतुलित होगी, उन्हें संतुलित करने का प्रयास करेंगे, जो संतुलित कैसे होती है। आपसे डायरेक्ट शब्द समीकरण भी पूछ सकते हैं। कोई शब्द समीकरण यदि मैं लिखूंगा तो शब्द समीकरण से पहले उसके जो सही सही सूत्र है वो सूत्र बनाएंगे, और सही सही सूत्र बनाने के बाद में उसमें यदि परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों तरफ चेक करेंगे, कम ज़्यादा हुई तो उसे संतुलित करने के प्रयास करेंगे। और समीकरण को संतुलित करने की शुरुआत कहाँ से करेंगे? संतुलित करने की शुरुआत वहाँ से करेंगे जिस परमाणु से करेंगे। किस परमाणु से करेंगे? उस परमाणु से करेंगे जो परमाणु सबसे ज़्यादा हो, और दूसरी तरफ उस परमाणु को की संख्या को उसके बराबर करने के लिए किसी संख्या से गुणा करेंगे। एक समीकरण और लिखता हूँ मैं आपके सामने। बहुत सारी समीकरण होंगी जिन्हें आज हम संतुलित करेंगे। ये लिख देता हूँ मैं, असंतुलित समीकरण। एक समीकरण लिखता हूँ मैं, बताना ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। वीडियो को रोक के चेक करना। ये लिख लो, इसका मतलब क्या है? गर्म कर रहे हैं। मैंने ये समीकरण लिखी। अब मुझे चेक करना है कि ये संतुलित है नहीं है। अब संतुलित है या नहीं उसके लिए क्या करेंगे? ये सारणी बनाएंगे। ये लिखेंगे तत्व, इधर लिखेंगे अभिकारक, और यहाँ पर लिखेंगे उत्पाद। कौन से तत्व की बात करेंगे पहले? कैल्शियम। कैल्शियम देखो इधर कितना है? 1। इधर बताओ, इधर भी 1। फिर कार्बन, कार्बन के बाद फिर ऑक्सीजन। यहां पर कार्बन कितना है? 1। इधर 1। ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है 3। ठीक, इधर 2 और 1 3। मतलब ये समीकरण पहले से संतुलित है। लिख लो, यह एक संतुलित समीकरण है। यह एक संतुलित समीकरण है। ठीक, अब और समीकरण लिखते हैं। इसके बाद एक और लिखता हूं। मेन बेसिक कंसेप्ट वही है समीकरण संतुलित करने वाला, कि परमाणुओं की संख्या बराबर रखनी है। परमाणुओं की संख्या बराबर रखनी है। ये लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इससे मिलकर बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का मतलब पता है? हाइड्रोजन का मतलब होता है H2। ऑक्सीजन का मतलब Cl2। इस सब मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए, HCl। ये सूत्र बनाना हम पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। HCl चेक करेंगे कि तीर के निशान के बाईं तरफ जितने परमाणुओं की संख्या है उतनी ही संख्या तीर के दाएं तरफ है या नहीं है। तो वापस वही सारणी बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे अभिकारक, एक तरफ लिखेंगे उत्पाद, और यहाँ पर तत्व लिख देते हैं। कौन कौन है? एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन।
हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर चेक करो 1, इधर क्लोरीन चेक करो 2, उत्पाद की तरफ 1। अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक असंतुलित समीकरण है। लिख लो लाइन भी, सभी में लिखते जाना। अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। अतः यह एक असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण है। इस समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है, इधर भी हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहे हैं, क्लोरीन भी 2 दिखाई दे रहा है। किसी से शुरुआत कर लो। वापस लिख देता हूँ, H2 + Cl2 HCl। हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है। 1 को 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन अब 2 हो चुके हैं, दोनों की संख्या बराबर होगी। फिर भी वापस वो सारणी बना के देख लेते हैं। अभिकारक, उत्पाद, तत्व, कौन कौन देखना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इधर 2 है, इधर भी 2 हो चुके हैं। क्लोरीन 2, 2। अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर है। अभिकारकों की संख्या, अभिकारक, ये लाइन लिखनी पूरी। अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या लिख लेना ये लाइन। अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अतः यह एक संतुलित समीकरण है। इसे लिखने के बाद वो लाइन लिख सकते हैं। फिर एक समीकरण और बताता हूं मैं। देखो, H2 + N2, इससे मिलकर क्या बना, NH3। चेक करेंगे संतुलित है या नहीं। डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बना लो कॉपी में ताकि अच्छा लगेगा। अभिकारक और उत्पाद, ये क्या है, तत्व। कौन कौन है तत्व, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अभिकारकों की तरफ हाइड्रोजन 2, उत्पाद की तरफ 3। इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1। वापस वही लाइन लिखनी है। अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः यह एक असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण है। अब इसे संतुलित करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है, तो ये समीकरण लिखूंगा मैं वापस। H2 + N2, इससे क्या बना, NH3।
देखो ज़्यादा कौन दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से शुरुआत करो। इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। 3 को और 2 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, एक संख्या कम हो एक ज़्यादा, दोनों ही कॉमन संख्या, तो वो कॉमन संख्या बना सकते हैं। 2 और 3, इसका देखो ये 2 है और 3 है। 2 को 3 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 को 3 के बराबर नहीं कर सकते और 3 को 2 के बराबर नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर हो जाए। तो इस हाइड्रोजन को इधर तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इन 3 हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर दूं तो इधर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि 6 करने या 12 करने हैं? तो इधर देखो, एक तरफ 2 थे, एक तरफ 3 थे, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं, और है इसमें 2 3, तो जाहिर सी बात है 2 और 3 ही इसका आंसर आएगा। 3 1 2 और 3, 3 दूनी 6। तो इधर 6 करने के लिए 3 से गुणा करेंगे और इधर 6 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो इधर 3 और 2 से गुणा करने के बाद चेक करते हैं कि इसमें तत्वों की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर है या नहीं। क्या क्या है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इधर कितने हैं हाइड्रोजन? 6। इधर भी अब 3 दूनी 6 हो चुके हैं। नाइट्रोजन चेक करो, 2, इधर भी 2। वापस वो लाइन लिख देता हूँ मैं एक बार और, फॉर्मेट बन जाएगा बढ़िया। अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है, अतः यह संतुलित समीकरण है। इस तरीके से समीकरण संतुलित की जाती है। अब एक अलग समीकरण लिखता हूं मैं। समीकरण है बहुत सारी है, इस पाठ का नाम ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत सारी अभिक्रिया हैं, उन अभिक्रियाओं की पर्टिकुलर कोई ना कोई समीकरण होगी, क्योंकि उस अभिक्रिया को जब लिखेंगे तो समीकरण के रूप में लिखेंगे, और समीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसमें जो अभिकारक है और उत्पाद है, जो अभिकारक इस तरफ होते हैं और उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद की संख्या को बराबर करने के लिए उन्हें संतुलित किया जाएगा। यदि समीकरण संतुलित नहीं हो तो उससे हमें से पता चलेगा कि कौन कौन से अभिकारकों से मिलकर क्या क्या उत्पाद बना है, बस सिर्फ ये पता चलेगा। लेकिन यदि हमने उसे संतुलित नहीं किया तो उस समीकरण को या तो ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहेंगे, किसे? असंतुलित समीकरण को। और जब वो संतुलित हो जाएगी तो उसे एक आदर्श रासायनिक समीकरण कहेंगे। और आदर्श रासायनिक समीकरण में यदि हम भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाएं तो उसमें पता चल जाता है कि कौन से अभिकारक कौन सी अवस्था में। जैसे हाइड्रोजन है, ये कौन सी अवस्था में होगा? पता है सभी को, गैसीय अवस्था में होगा। तो जिन जिन अभिक्रियाओं में उनको लिखने की जरूरत पड़ेगी उनमें लिखते भी हैं। सामान्यतः बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, उनमें नहीं लिखा जाता। तो ठीक है, एक अभिक्रिया और लिखता हूं मैं आपके सामने। देखो इधर, ये रासायनिक समीकरण लिखी मैंने, Fe प्लस CuSO4, इससे मिलकर FeSO4 प्लस Cu बना। तो चेक करते हैं इसमें संतुलित है या नहीं। चेक करने के लिए इसमें क्या क्या है? एक तो Fe है, एक Cu है, फिर S है, फिर O है। देखो इधर Fe 1 है अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ 1 है, ठीक। Cu इधर 1 है,
इधर Cu 1 है, इधर सल्फर 1, इधर 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4। देखो अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर हो गई, अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर हो गई। मतलब अब हमें ये वाला लाइन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच चुके हैं, इस वाली जगह पहुँच चुके हैं। देखो अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर थी, तो डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है। अब अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है, अतः यह एक संतुलित समीकरण है। हम ये नहीं कहेंगे ये असंतुलित समीकरण है। असंतुलित कब कहेंगे, जब इनकी संख्या में अंतर आ रहा हो। चलो ठीक है, ये तो एक संतुलित समीकरण हो गई। यदि इसकी बजाय मैं ऐसे लिखूं, Cu मिटाया ना, इसमें भी वही चेक करेंगे। Fe इधर 1 है, इधर भी 1 है। फिर इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है और सल्फर है। हाइड्रोजन चेक करेंगे, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर भी 2, सल्फर इधर 1, इधर 1। वापस संख्या बराबर आ गई, इसलिए अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ देंगे, है ना, कि समीकरण पहले से संतुलित है। मतलब इसके बाद अब डायरेक्ट वापस ये लाइन लिखनी है। और समीकरण लिखता हूँ, एक और नई समीकरण लिख के देखते हैं। ये देखो Fe प्लस H2, इससे मिलकर क्या बनेगा, इससे मिलकर बनेगा Fe3O4 प्लस H2, जैसे ये समीकरण है। अब देखो इस समीकरण में भी हमें अभिकारक और उत्पाद में कितने परमाणु हैं, तत्व कितने, उनकी संख्या चेक करनी है। एक तत्व है अपने पास Fe, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। Fe इधर 1 दिखाई दे रहा है, उत्पाद की तरफ 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन 4 है। अब तो इसे देखकर कोई बता सकता है कि यह समीकरण असंतुलित समीकरण है। कौन से समीकरण है, असंतुलित। असंतुलित समीकरण है, क्यों असंतुलित, क्योंकि अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, अतः यह एक असंतुलित समीकरण है। असंतुलित है तो अब इसे संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए वापस ये समीकरण दोबारा लिखता हूं मैं यहाँ पर, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब इधर देखो, समीकरण को संतुलित करने के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, शुरुआत वहां से करनी है जो सबसे ज्यादा हो। इसमें मुझे सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ, चाहे वो उत्पाद की तरफ हो चाहे क्रियाकारक की तरफ हो। इधर ऑक्सीजन 4 दिखाई दे रहा है और आयरन मतलब फेरस 3 दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखते हैं, इधर ऑक्सीजन 4 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। इस ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, इधर 4 करने के लिए इसे मैं किससे गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। 4 से गुणा करते ही ऑक्सीजन तो 4 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी कितनी हो गई, 2 पहले से थी, 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो चुकी है। इस बात का भी ध्यान रखना है। इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर चेक करें हाइड्रोजन कितनी, इधर कितनी है, 2। 2 को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 8 करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 4 दूनी ये भी 8 हो जाएगी। चलो ठीक है, हमने ऑक्सीजन देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया, अब क्या बच रहा है, फेरस बच रहा है। फेरस को चेक करो, आयरन को चेक करो,
इधर आयरन है, इधर Fe है 1, इधर Fe है 3। इस 1 को भी 3 बनाने के लिए इसको भी मैं 3 से गुणा कर लूँगा। फिर इस जगह लिख के देख लेंगे, ये Fe है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। Fe इधर 3 दिखाई दे रहे हैं, उत्पाद की तरफ भी 3 दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन इधर की 8 दिखाई दे रहे हैं, उत्पाद की तरफ भी 8 दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन चेक किया जाए, ऑक्सीजन इधर 4 दिखाई दे रहे हैं, इधर भी ऑक्सीजन 4 दिखाई दे रहे हैं। अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट, इसलिए संतुलित समीकरण होगी। फिर वापस ये लाइन लिख देनी है, अभिक्रिया में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है, अतः यह संतुलित समीकरण है। इस तरीके से आज हमने बहुत सारी समीकरणें संतुलित करना सीखा। ये जो समीकरण है ये कोई गिनी चुनी समीकरण नहीं होती है, बहुत सारी समीकरणें हैं। तो जितनी भी समीकरणें अब आज के बाद आपके सामने आएगी तो उम्मीद है आप उन्हें बहुत ही आसान तरीके से संतुलित कर सकते हो। इसके बाद आगे का वीडियो, मतलब जो आगे का टॉपिक है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारा इसी चैनल के नाम से एक गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, सक्सेस कोचिंग क्लासेस झालावाड़, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो हमारी ऐप पर लाइव क्लासें होगी उन लाइव क्लासों को भी आप कमेंट के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।